जय हिंद फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार दृष्टि 360 चैनल पे स्वागत करते हैं आप लोग का। बिहार दरोगा एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सीरीज लाया हूं। इस सीरीज में 50 क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं और इसमें जो प्रश्न लिया गया है मेरे भाई, एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ ही साथ करंट अफेयर से जोड़कर जो पेपर में सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन बन सकता है उसको भी मैं इंक्लूड कर दिया हूं, क्योंकि वर्तमान समय में पेपर से भी प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल रहा है। तो वैसे प्रश्न जहां पे कन्फ्यूजन होता है और जहां पे स्टूडेंट गलती करता है और वर्तमान समय में जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो इन सारी बिंदुओं को ध्यान में रखकर मैं प्रश्न सेट किया हूं, जो आपके आगामी एग्जाम बिहार दरोगा के लिए तो रामबाण साबित होने वाला ही है, साथ ही साथ बिहार एसएससी के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दिल्ली पुलिस एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाला है। देखो मेरे भाई, इस टेस्ट सीरीज में आपका 50 में से अगर स्कोर 35 प्लस होता है तो ये आपके लिए सेफ स्कोर माना जाएगा। तो सभी प्रश्न को मैं फुल कंसेप्ट के साथ डिस्कशन करवाने वाला हूं। तो आइए कुछ नए प्रश्न के साथ आपको कुछ नया सिखाने की कोशिश करते हैं। देखो मेरे भाई, इसमें जो पहला नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पीसीएस के एग्जाम में पूछा भी गया है। अभी हाल ही में राजस्थान पीसीएस में यह क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सितंबर 1920 में कोलकाता में जो विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया था और उसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव भी पारित किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सितंबर 1920 में कोलकाता में जो विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया था और उसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसका जो अध्यक्ष बनाया गया था 1920 में कोलकाता में मेरे भाई, किसको बनाया गया था? तो ये लाला लाजपत राय को बनाया गया था। अब यहाँ से 2-3 क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। आइए इसको डिटेल देख लेते हैं। आपको मैं जब भी बताया भी था कि आपको 1920 में कोलकाता अधिवेशन में जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था, उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो ये लाला लाजपत राय को बनाया गया था। आप लोग को पता होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 में हुआ था और किसके द्वारा किया गया था? तो एओ हुम के द्वारा किया गया था। आपसे गवर्नर जनरल भी पूछा जा सकता है कि भारत के वायसराय उस समय कौन था? तो भारत का जो वायसराय था उसमें मेरे भाई आपको कौन था? लॉर्ड डफरिन था 1885 में। तो ये कई बार आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो प्रथम महिला जो अध्यक्ष बनी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, वो बनी थी, आपको पता होगा, एनी बेसेंट बनी थी। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन घुमाता है आपके एग्जाम में, आपसे प्रश्न सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में? तो अगर प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाएगा तो मेरे भाई आपको सरोजनी नायडू हो जाएगा। तो ये 3-4 फैक्ट है। और आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम अध्यक्ष था WC बनर्जी। मुस्लिम वाला भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो आपको बदरुद्दीन तैयबजी। और एक अंग्रेज वाला भी पूछ लिया जाता है कि प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो जॉर्ज यूले था। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में अक्सर रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा रहा है का गतिज ऊर्जा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है गतिज ऊर्जा के रिगार्डिंग, आपको बताना है गतिज ऊर्जा के संदर्भ में निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाता है, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा आपसे पूछा जा रहा है वस्तु का वेग 2 गुना करने पर गतिज ऊर्जा 2 गुना हो जाएगी। तो आपको बताना है केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, या तो ना तो 1 सही है और ना ही आपका 2 सही है। तो मेरे भाई इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग पढ़े होंगे, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। आपका जो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल गलती है। आइए इसका डिटेल देखते हैं। देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। कह रहा है किसी वस्तु का जो द्रव्यमान दोगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। अगर हम मास को हम 2 गुना करेंगे तो उसका जो गतिज ऊर्जा यानी कैनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। आप लोग पढ़े होंगे कि कैनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? 1/2 mv² होता है, जहाँ m होता है मास और v से वेलोसिटी होता है। इस पर आप आसानी से रखकर प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। अगर वस्तु को हम 2 गुना करने पर यानी वस्तु के वेलोसिटी को 2 गुना करने पर जो गतिज ऊर्जा होगा वो कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। और अगर वेलोसिटी को हम आधा कर दें तो वस्तु का जो गतिज ऊर्जा हो जाएगा मेरे भाई 1/4 गुना हो जाएगा। तो आपको इसको आसानी से इस फॉर्मूला पे इसको सोल्व कर सकते हैं और ये आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न ये पूछा भी गया है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री विजयनगर काल में भारत नहीं आया था। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री विजयनगर काल में भारत नहीं आया था। तो आप लोग पढ़े होंगे जो निकोलो मनुची जो होता है ये विजयनगर के समय में भारत नहीं आया था। आप लोग पढ़े होंगे ये किसके समय में आया था, तो ये मेरे दोस्त आपको औरंगजेब के समय में आया था, जिसको शाहिद दरवेश के नाम से भी जाना जाता है, औरंगजेब को जिसको जिंदा पीर भी कहा जाता है। आइए इसको डिटेल देखते हैं। निकोलस डी कॉन्टी जो होता है मेरे भाई आपको इटली के यात्री होता है और ये देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। अब्दुल रजाक जो कि फारस का होता है ये देवराय द्वितीय के समय में भारत आया था। और बारबोसा जो होता है ये पुर्तगाली यात्री होता है और ये कृष्ण देवराय के समय में भारत आता है। और मनुची जो होता है इटली के यात्री होता है और ये औरंगजेब के समय में आता है। औरंगजेब को जिंदा पीर, शाही दरवेश, आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। विजयनगर साम्राज्य के बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि विजयनगर साम्राज्य को जो स्थापना किया था दो भाई ने मिलकर किया था, हरियर और बुक्का नाम व्यक्ति के द्वारा किया गया था और ये तुंगभद्रा नदी के किनारे आपको विजयनगर साम्राज्य विकसित हुआ था। तो ये सारे फैक्ट है जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा जा रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है। दीर्घ रेडियो तरंग की खोज मार्कोनी के द्वारा किया गया था, एक्स किरणें की खोज रॉन्टजन के द्वारा किया गया था और रक्त विकिरण की खोज हर्शेल के द्वारा किया गया था और लघु रेडियो तरंग की खोज रदरफोर्ड के द्वारा करवाया गया था। तो ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि लघु रेडियो तरंगे की जो खोज किया गया था किसके द्वारा किया गया था, ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो लघु रेडियो तरंगे की जो खोज किया गया था मेरे दोस्त आपको हार्टर्ज के द्वारा किया गया था। आइए इसका डिटेल देखते हैं। देखिए आपको दीर्घ रेडियो तरंग की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो मार्कोनी के द्वारा। एक्स किरणें की खोज बहुत बार आपके एग्जाम में आया है, रॉन्टजन के द्वारा खोजा गया था और रक्त विकिरण की खोज हर्शेल के द्वारा किया गया था और लघु रेडियो तरंगे की खोज आपको हार्टर्ज के द्वारा किया गया था। तो ये भी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार आपसे क्वेश्चन इस टाइप से घुमा के पूछ लिया जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया है, मदर टेरेसा को भी मिला है, अभिजीत बनर्जी को भी मिला है, लेकिन मेरे भाई आपको अरविंद घोष को नोबेल पुरस्कार अभी तक नहीं दिया गया है। तो आइए इसका डिटेल थोड़ा देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। देखिए नोबेल पुरस्कार की जो स्थापना किया गया था ये स्वीडन के वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, तो 1901 में इसका शुरुआत होता है और ये आपको 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कई बार ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अभी तक जो है टोटल आपको 9 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, तो इसको भी आप लोग को पता होना चाहिए। 9 व्यक्ति का नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि साहित्य के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में शांति का नोबेल दिया गया था। कौन सा पुस्तक के लिए, गीतांजलि के लिए थी। आपके एग्जाम में प्रश्न बार बार पूछा जाता है और जैसा कि आपको मैं बताया कि अरविंद घोष को आपको नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अदिश राशि नहीं है। आपके एग्जाम में अक्सर एक प्रश्न देखने को मिलता है, निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि नहीं है, कौन सदिश राशि नहीं है। यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा सा मिस्टेक भी कर देते हैं कई बार। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक अदिश राशि नहीं है, दरमियान, घनत्व, विद्युत धारा या त्वरण। तो आप लोग को पता होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप लोग जानते होंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आपको त्वरण हो जाएगा। एसिलरेशन जो है आपको वो अदिश राशि ना होकर वो सदिश राशि है और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। कई बार आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आप थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं। आप लोग पढ़े होंगे अदिश राशि में क्या होता है, उसमें आपको देखे होंगे कि उसमें आपको मैग्नीट्यूड होगा लेकिन उसमें डायरेक्शन नहीं होगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि वैसे भौतिक राशियाँ जिसमें केवल आपको परिमाण देखने को मिलता है लेकिन डायरेक्शन आपको उसमें देखने को नहीं मिलता है। जैसे एग्जाम्पल आप लोग पता होगा दरमियान, घनत्व, तापमान, विद्युत धारा, समय, चाल, वेग, आयतन, कार्य, तो ये सब सारे आपको अदिश राशि के अंतर्गत आता है। सदिश राशि में क्या होता है कि वैसे भौतिक राशियाँ इसमें आपको परिमाण के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दोनों चीज़ इसमें रहता है, परिमाण और साथ साथ दिशा भी देखने को मिलता है। जैसे वेग, विस्थापन, बल रेखीय, समवेग, कोणीय विस्थापन, त्वरण, बल अघूर्ण, विद्युत धारा, विद्युत तीव्रता इत्यादि। तो इसको भी आप लोग याद रखें, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा 1-2 प्रश्न आपको देखने को मिल ही जाता है।
अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को विदेश नीति से संबंधित जानकारी देता है, आपसे पूछा जा रहा है। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो आपको भारत की विदेश नीति से संबंधित है। तो विदेश नीति से आप लोग को पढ़े होंगे कि इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, आपको 7 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी आपको 51 हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल एक्चुअल में आर्टिकल 51 के बारे में आप लोगों को पता होगा कि भारतीय संविधान के जो भाग 4 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, तो आप लोग पढ़े होंगे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। उसमें आपको 36 से लेकर 51 तक में आपको अनुच्छेद दिया गया है, और उसमें जो 51 नंबर अनुच्छेद है वो आपको अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा और भारत के विदेश नीति संबंध के तत्वों के बारे में आपको विशेष जानकारी देता है। तो इसको भी आप लोग याद रखें। यहाँ से 3-4 फैक्ट है जो आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्थ्रोपोडा संघ के संबंधित है। बायो से क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आर्थ्रोपोडा संघ से संबंधित है। तो आप लोग पढ़े होंगे आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत कौन सा आता है। तो आर्थ्रोपोडा के अंदर मेरे भाई आपको केकड़ा आता है। 8 का आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए केकड़ा हो गया, तिलचट्टा हो गया, मक्खी हो गया, मच्छर हो गया, आपको मधुमक्खी हो गया, रेशम का कीड़ा या कनक जूरा इत्यादि आर्थ्रोपोडा संघ से संबंधित है। तो इसको सारे एग्जाम्पल को आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आपके अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। एक स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में जो अभी वर्तमान समय में एग्जाम हो रहा है, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही रहा है, इसीलिए मैं क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम किया हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को याचना संस्था की संज्ञा निम्नलिखित में से किस उग्र विचारधारा वाले नेता ने दिया था। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने याचना संस्था की संज्ञा दिया था, यानी भीख मांगने वाली संस्था इसको बोला गया था। ठीक है, तो 9 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, किसके द्वारा किया गया था। ये कहा गया था आपको बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखना कि बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक याचना संस्था की संज्ञा दी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। पृथ्वी के चारों ओर अंतिम बिंदु के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित नहीं। यानी कहने का मतलब होता है कि आपको एंड पॉइंट के बारे में बताना है, भारत का एंड पॉइंट के रिगार्डिंग ये चारों दिशा से क्वेश्चन फ्रेम किया गया। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक्चुअल में पूछा भी हुआ है। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर अंतिम सीमा बिंदु के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इंदिरा पॉइंट, तो इंदिरा पॉइंट आपको उत्तरी बिंदु को इंदिरा पॉइंट, दक्षिणतम बिंदु को इंदिरा पॉइंट, एक्चुअल में उत्तरी बिंदु को इंदिरा कॉल और दक्षिणतम बिंदु को इंदिरा पॉइंट और पूर्वी बिंदु को किवीतु और पश्चिमी बिंदु को कन्याकुमारी। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है। तो आप लोग पढ़े होंगे इसमें जो पश्चिमी बिंदु जो होता है मेरे भाई आपको कन्याकुमारी नहीं होता है। पश्चिमी बिंदु के बाद आप लोग पढ़े होंगे कि उसको गुहार माता या गुहार मोती के नाम से जाना जाता है। तो इसका रॉन्ग जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। देखिए मैं लिख भी दिया हूँ कि गुहार मोती भारत का सबसे पश्चिमतम बिंदु, और ये कहाँ देखने को मिलता है, तो ये गुजरात के कच्छ के जिला में आपको देखने को मिलता है। तो इसको भी आप लोग याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है। आधुनिक भारत के निम्नलिखित नेताओं में से किस नेता ने अहमदिया आंदोलन की स्थापना किया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया और ये NCERT से मैं क्वेश्चन फ्रेम किया हूँ। ठीक है, करा आधुनिक भारत के निम्नलिखित नेताओं में से किस नेता ने अहमदिया आंदोलन की स्थापना किया था। यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा सा कन्फ्यूजन में गलती कर भी सकता है। तो इसका आंसर जो होगा मेरे भाई आपको मिर्ज़ा गुलाम अहमद होगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। सर सैयद अहमद, गलती मत कर देना, सर सैयद अहमद आपको अलीगढ़ आंदोलन के प्रणेता के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, देखिए मिर्ज़ा गुलाम मोहम्मद ने 1889 में पंजाब में अहमदिया आंदोलन की शुरुआत किया था। तो आप लोग कहाँ से किया गया था, पंजाब में कब किया गया था, 1889 में। और सर सैयद अहमद खान जो जाने जाते हैं, आप लोग पढ़े होंगे कि सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन से जुड़े थे और ये उन्होंने 1875 में अलीगढ़ आंदोलन को आयोजन किया और स्थापना किया गया था। तो अलीगढ़ आंदोलन से प्रमुख व्यक्ति कौन हो जाएंगे, तो सर सैयद अहमद खान हो जाएंगे। और कब किए थे, 1875। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को चौथे सत्याग्रही निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया था। आप लोग BPSC का एग्जाम दिए होंगे या दरोगा के एग्जाम दिए होंगे, तो यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। एक्चुअल में BPSC में तीसरा सत्याग्रही पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो क्वेश्चन सेट किया हूँ कि व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 के चौथे सत्याग्रही निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया था। तो आप लोग पढ़े होंगे कि चौथा जो सत्याग्रही होता है मेरे भाई आपका ये प्यारे लाल होता है। आंसर आपका डी हो जाएगा। अब यहाँ से आपके एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। देखिए
व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो आप लोग पढ़े होंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह की जो शुरुआत किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 17 अक्टूबर 1940 को, और ये महाराष्ट्र के वर्धा यानी पावनगर से किया गया था, पवनार से किया गया था। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखें। अब व्यक्तिगत सत्याग्रह के देखो मेरे भाई अभी तक देखो व्यक्तिगत सत्याग्रह के टोटल 6 सत्याग्रही हो चुका है, और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा घुमा घुमा के पूछा जाता है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, ये मे भी सबको पता होगा। ठीक है, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे, और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। ये क्वेश्चन बीपीएससी के एग्जाम में पूछा भी गया था। ठीक है, और चौथा सत्याग्रही जो था मेरे भाई आपको प्यारे लाल था, और आपका पांचवा सत्याग्रही जो मौलाना अब्दुल कलाम थे, और छठे सत्याग्रही कौन थे? ये सरदार पटेल थे। तो इसको आप लोग जरूर याद रखें, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में घुमा फिरा कर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा राज्य को देश में पंचायती राज संस्थानों को स्थापित करने का अधिकार प्रदान करता है? यानी पंचायती राज संस्थान स्थापित का अधिकार करने का प्रदान किसको है? तो आप लोग पढ़े होंगे 13 का जो आंसर हो जाएगा आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है संविधान के भाग 4 में देखने को मिलता है, और आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक उसमें नहीं है, तो ये तो सबको पता है। और आपको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और आपको जो आर्टिकल जो आपको 40 जो है उसमें आपको ग्राम पंचायत के बारे में जानकारी देता है। ये भी कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इकोनॉमिक्स में था, इसको मैं एनसीईआरटी से भी इंक्लूड किया हूँ। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय स्थिरता और विकास परिषद का अध्यक्ष होता है? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय स्थिरता और विकास परिषद का अध्यक्ष होता है? तो आप लोग पढ़े होंगे जो आपका केंद्रीय वित्त मंत्री होता जो है, वित्त मंत्री जो होते हैं वो राजकोषीय स्थिरता और विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, राजकोषीय स्थिरता और विकास परिषद यानी कहने का मतलब हुआ एफएसडीसी के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के ये वित्त मंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे बायो से पूछा जा रहा है। ये भी क्वेश्चन मेरे भाई एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। उस एंजाइम का नाम बताएं जो जुगाली करने वाले युवा पशुओं को पेट से प्राप्त हो जाता है और डेयरी उद्योग में पनीर के उत्पादन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो पनीर के भी उत्पादन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये मेरे भाई आपको रेनिन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब रेनिन से देखो 2 टॉपिक है जो आप एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। रेनिन एंजाइम आपको पता होना चाहिए कि ये जुगाली करने वाले युवा पशुओं और इसका जो यूज किया जाता है आपको पनीर के उत्पादन करने के लिए उद्योग में किया जाता है, डेयरी उद्योग में इसका यूज किया जाता है। रेनिन एंजाइम को काइकोमोसिन के नाम से जाना जाता है, काइमोसिन के नाम से जाना जाता है। ये उत्तराखंड पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, कि रेनिन एंजाइम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये काइमोसिन के नाम से जाना जाता है। तो इसको भी आप लोग जरूर याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनिट एंड मेजरमेंट से आपके प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत चालकता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आप लोग पढ़े होंगे विद्युत चालकता का एसआई मात्रक क्या होता है। आपके 4 ऑप्शन है, न्यूटन प्रति सेकंड, वेबर, न्यूटन प्रति सेकंड वर्ग मीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो मे भी आप लोग को आंसर पता होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? आपको इनमें से कोई नहीं, क्योंकि विद्युत चालकता का जो एसआई मात्रक क्या होता है? सीमेंस होता है। आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, देखिए चारों को मैं डिटेल यहाँ देख लेता हूँ। विद्युत चालकता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये सीमेंस होता है। कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न में पूछा गया है। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति सेकंड, न्यूटन प्रति मीटर। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है कि आपको वर्षा की बूंदे जो होता है गोल होने का क्या कारण है? तो ये सरफेस टेंशन के ही कारण होता है, और इसका एसआई यूनिट जो होता है आपको न्यूटन प्रति मीटर होता है। चुंबकीय फ्लक्स, ये भी कितना बार आपसे पूछा गया है। चुंबकीय फ्लक्स का जो एसआई मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। एक पूछा जाता है श्यानता, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो श्यानता का जो एसआई मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड प्रति वर्ग मीटर, और इसको शॉर्ट में हम लोग पॉइज भी बोलते हैं। कई बार सीधा ऑप्शन में आपको पॉइज भी देखने को मिलता है, तो इसको आप लोग याद रखें। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा जा रहा है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। ये भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। अर्थव्यवस्था में लाफर वक्र निम्नलिखित में से किसे प्रकट करता है? आप लोग पढ़े होंगे 11th क्लास में लाफर वक्र के बारे में। तो अर्थव्यवस्था में लाफर वक्र निम्नलिखित में से किसे प्रकट करता है? तो ये मेरे भाई आपको कराधान की दर बनाम और राजस्व को प्रकट करता है। तो आंसर आपका ए हो जाएगा। देखिए लाफर वक्र एक सिद्धांत है जो कि आपूर्ति पक्ष विशेषज्ञ अर्थशास्त्री आर्थर लाफर द्वारा ये कराधान दर को सरकारी द्वारा एकत्रित राजस्व के राशि के बीच संबंध
दिखाने के लिए विकसित किया गया था। तो ये आपको इसका डायग्राम याद रखना, डायग्राम सीधा पूछ लिया जाता है आपसे ये क्वेश्चन। तो ये किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो आर्थर लाफर के द्वारा विकसित किया गया था। इसमें क्या बताया गया? तो यानी कराधान, टैक्स और सरकारी के द्वारा जो भी आंकड़े एकत्रित करने के लिए राजस्व का जो आंकड़ा एकत्रित किया जाता है, तो इसी के सिद्धांत पे ये लाफर वक्र के पॉलिसी पे काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पुस्तक और लेखक से है। इस टाइप से भी क्वेश्चन आपके बिहार बीपीएससी या दरोगा में अक्सर पूछा जाता है। दिल्ली पुलिस या सीजीएल के एग्जाम में मॉडर्न इंडिया से मैं क्वेश्चन इंक्लूड किया हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान जो सही सुमेलित नहीं है। इंडिपेंडेंस किसके द्वारा लिखा गया है? मोतीलाल नेहरू। इंडिया डिवाइड राजेंद्र प्रसाद। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। इंडिया विंस फ्रीडम किसके द्वारा लिखा गया है? एपीजे अब्दुल कलाम। तो आपको बताना है कौन सा गलत है। आप लोग पढ़े होंगे इंडिया विंस फ्रीडम जो पुस्तक था वो किसके द्वारा लिखा गया था? ये कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। तो अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया। बाकी ऊपर का तीनों ऑलरेडी सुमेलित है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखें, ठीक है। इंडिया विंस फ्रीडम किसके द्वारा लिखा गया है? तो अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया और उनकी ये आत्मकथा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बौद्ध संगीति से क्वेश्चन पूछा गया है। 4 बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, आपको पता होना चाहिए। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कि कहाँ पड़ता है? ये कुंडलवन, ये आपको कश्मीर में आयोजित किया गया था, ठीक है। किसके समय में आयोजित किया गया था? तो आप लोग पढ़े होंगे कनिष्क के समय में आयोजित किया गया था। वही क्वेश्चन में फ्रेम किया हूँ यहाँ पे कि चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन यानी कश्मीर का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो किसको उपाध्यक्ष बनाया गया था? मैं अध्यक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शासक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधा सीधा आपसे उपाध्यक्ष पूछा जा रहा है। तो आपको बताना है कि चौथी बौद्ध संगीति का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था, किसे बनाया गया था? तो आप लोग पढ़े होंगे कि चौथी बौद्ध संगीति का जो उपाध्यक्ष बनाया गया था मेरे दोस्त, आपको अश्व घोष को बनाया गया था। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। वसुमित्र को अध्यक्ष बनाया गया था, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन आपको फ्रेम किया हूँ। देखिए यहाँ से कहता है चतुर्थ बौद्ध संगीति, आपको पता है कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक होता है कनिष्क, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने शक संवत चलाया था 78 BC में। इसका आयोजन कहाँ पे करवाया था? तो आप लोग पढ़े होंगे कुंडलवन यानी कश्मीर में करवाया था। और इसका अध्यक्ष बनाया गया था किसको? वसुमित्र को, जबकि उसका उपाध्यक्ष बनाया गया था अश्वघोष को। और यही चौथी बौद्ध संगीति में जो होता है बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बट जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपको कौन सी बौद्ध संगीति में हीनयान और महायान 2 भागों में बट गया था? तो चौथी बौद्ध संगीति थी। ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कितना बार बीपीएससी या दरोगा में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है। एसएससी सीजीएल में भी एक्चुअल में ये प्रश्न पूछा गया है। कह रहा है प्रमुख रोग और उसके कारक के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है? अब देखो इटाई जो रोग होता है वो कैडमियम की कमी के कारण, मिनी माता रोग होता है पारा की कमी के कारण, विल्सन रोग तांबा के कारण और ब्लू बेबी सिंड्रोम आर्सेनिक के कारण। तो आपको बताना है कि कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है। तो आप लोग पढ़े होंगे, इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? गलत। आपको ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग जो होता है मेरे भाई, आपको किसकी कमी कारण होता है? तो ये नाइट्रेट की कमी कारण होता है। आंसर आपका डी हो जाएगा, आर्सेनिक कारण नहीं होता है, ठीक है। देखिए ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है आपको नाइट्रेट की कमी कारण होता है, और ये ब्लैक फूड रोग होता है आर्सेनिक के कारण। ये दोनों तीनों चारों जो मैं बताया वो आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है। देखिए एक क्वेश्चन जनजाति से भी अक्सर विश्व के जनजाति से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं उसमें बस थोड़ा सा मॉडिफाई किया हूँ। विश्व के प्रमुख जनजातियों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही नहीं है? देखिए बुशमैन जनजाति है, ये कालाहारी मरुस्थल के क्षेत्र में पाया जाता है। रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका में, या एस्किमो जनजाति जो है कनाडा और ग्रीनलैंड के टुंड्रा प्रदेशों में देखने को मिलता है, और सेमांग जनजाति है आपको दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिलता है। तो आपको बताना है कि कौन सा ये गलत है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि सेमांग जनजाति जो होता है मेरे भाई, ये आपको अफ्रीका में ना होकर ये मलेशिया के क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो ये जनजाति इसको भी याद रखना कि सेमांग जनजाति आपको मलेशिया में देखने को मिलता है, और ये जुलू आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे, जुलू जनजाति आपको दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा जा रहा है। देखिए ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार नहीं है, यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी नहीं है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड, आपको नाइट्रोजन ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आप लोग पढ़े होंगे कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार नहीं है। कौन कौन है ये पता होना चाहिए, अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग पढ़े होंगे ग्रीन हाउस गैस, जिसको ग्रीन हाउस गैस को ही ग्लोबल वार्मिंग भी कहा जाता है। तो ग्रीन हाउस गैस जो होता है आपको कौन कौन हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड हो जाएगा, ओजोन हो जाएगा, O3
ठीक है, और जल वाष्प हो जाएगा, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। तो ये सभी जो है आपको ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, इसको एकदम याद रखना, आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान सभा के समिति सरदार पटेल थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको भीमराव अम्बेडकर थे। और मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों पर सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया था, राजेंद्र प्रसाद को। तो आपको बताना है कौन सा ये गलत है, तो आप लोग पढ़े होंगे कि 23 का जो आंसर हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों पर सलाहकार समिति किसको, राजेंद्र प्रसाद को नहीं बनाया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। तो इसको भी आप लोग याद रखना। ये तीनों क्वेश्चन खास करके ड्राफ्टिंग कमेटी वाला तो बहुत आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए इसका भी थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। देखो, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी सलाहकार का अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो ये आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था, जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको फिजिक्स से अक्सर पूछा जाता है। तापमान बढ़ने पर किसी द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होगा, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका जो द्रव होगा तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होगा। तो आप लोग पढ़े होंगे कि जब तापमान बढ़ता है तो किसी भी चीज़ का द्रव का पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, घटता है, ये सबको पता होगा। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए, द्रव का तापमान बढ़ने पर द्रव का जो सरफेस टेंशन है वो क्या होता है, कम हो जाता है। लेकिन यही क्वेश्चन है वो घुमा देता है, पूछ लेगा क्रांतिक ताप पर क्या हो जाता है, तो ये शून्य हो जाता है। इसको आप लोग जरूर याद रखना। ठीक है, और आप लोग पढ़े होंगे पृष्ठ तनाव के कारण जो होता है वर्षा की बूंदे गोल होने का कारण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है। ये क्वेश्चन एक्चुअल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये PCS में आपसे पूछा भी गया था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अध्यारोपित नदी का उदाहरण नहीं है, आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा नदी अध्यारोपित नदी का उदाहरण नहीं है, तो आपको पढ़े होंगे कि जो सिंधु घाटी, सिंधु नदी जो है आपको ये अध्यारोपित नदी का उदाहरण नहीं है। अब थोड़ा सा यहाँ डिटेल जानो, ये अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अध्यारोपित नदी एक्चुअल में होता क्या है, अध्यारोपित नदी ऐसी नदियाँ होती हैं जो अपनी ऊपरी संरचना पे निर्मित घाटी पर आरोपित निचली संरचना से करती है। यानी कहने का मतलब हुआ जो उसका ऊपर वाला जो डाया होता है वो जो होता है नीचे से ही काम करता है, कहने का मतलब यही हुआ इसका। ठीक है, कि अध्यारोपित नदियाँ ऐसी नदियाँ होती है जो उसके अपनी ऊपरी संरचना में निर्मित घाटी का आरोपित निचली संरचना से करता है। ठीक है, चाहे वह संरचना किसी भी प्रकार का हो। अब उदाहरण जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, अक्सर एग्जाम में एक प्रश्न पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अध्यारोपित नदी नहीं है, तो आपको याद होना चाहिए दामोदर नदी, सोन नदी, स्वर्णरेखा नदी, चंबल नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और ये ताप्ती नदी। इसको आप लोग को जरूर याद रखें, ये सारे अध्यारोपित नदियों का उदाहरण है। और सिंधु, गंगा, सतलज ये सब पुनर्वर्ती नदियाँ का उदाहरण है, तो इसको भी आप लोग पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसने राजा राम मोहन राय को युग दूत की उपाधि दिया था, राजा राम मोहन राय को किसके द्वारा युग दूत की उपाधि दिया गया था, तो आप लोग पढ़े होंगे किसके द्वारा दिया गया था, तो ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था राजा राम मोहन राय को युग दूत की उपाधि। आप लोग के राजा राम के मोहन राय के बारे में आप लोग तो जानते होंगे। राजा राम मोहन राय को युग दूत की उपाधि किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। राजा राम मोहन राय के द्वारा आपको ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया 1828 में। इसको राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का अग्रदूत कहा जाता है, इनको भारत का पैगंबर भी कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस पत्रकारिता को राजकुमार कहा जाता है, यानी निम्नलिखित में से किसे पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो आप लोग पढ़े होंगे कि मेरे भाई आपको क्रिस्टोदास पाल को पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। तो इसको भी आप लोग को पता होना चाहिए, यानी पत्रकारिता का राजकुमार क्रिस्टोदास पाल को बोला जाता है। देखिए बहुत चर्चा में था, ये पेपर में दिया हुआ था और आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा यहाँ से। ठीक है, वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, बहुत चर्चा में रहा था ये। वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो ये मेरे भाई आप लोग पढ़े होंगे, ये आपको MP में देखने को मिलता है, वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखें। देखो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में, वीरांगना दुर्गावती बाघ का जो बाघ अभ्यारण्य जो है आपको कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश में जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो कान्हा किसली को याद रखना, बांधवगढ़, सतपुड़ा, पेंच और पन्ना और संजय डुबरी, ये एग्जाम में कितना बार आया है, संजय डुबरी, ये सब सभी आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलता है। अभी आपको जनगणना भी हुआ था बाघों के लेकर। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 सबको पता ही होगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो बाघ आपको देखने को कहाँ मिला है, तो आपको ये मध्य प्रदेश में ही देखने
देखने को मिलता है, तो उसके बाद आपको कर्नाटक और उसके बाद आपको ये उत्तराखंड है। ठीक है, अभी आप लोगों को पता होगा कि भारत का जो 54वां टाइगर रिजर्व है ये आपको धौलपुर करौली में बना है, जो कि आपका ये राजस्थान में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है आपसे। अगला क्वेश्चन है स्वराज पार्टी के पहले सचिव, अध्यक्ष नहीं पूछा हूँ मैं, आपसे पूछा गया है कि स्वराज पार्टी के पहले सचिव किसको बनाया गया था। अच्छा क्वेश्चन है। स्वराज पार्टी का जो आपको सचिव जो बनाया गया था मेरे भाई, किसको बनाया गया था, आपको मोतीलाल नेहरू को बनाया गया था। ठीक है, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। स्वराज पार्टी का स्थापना जो होता है 1 जनवरी 1923 को होता है और इसका अध्यक्ष बनाया जाता है CR दास को, लेकिन मोतीलाल नेहरू को सचिव बनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। यहाँ पे तो थोड़ा सा मैं इजी सेट कर दिया हूँ, लेकिन मैं आपको डिटेल बता दूंगा। कह रहा है जब संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध होता है, जब संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध होता है तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है। देखो एक्चुअल में जो बुलाता है उसको बुलाने का काम यानी आहूत कराने का काम होता है राष्ट्रपति का, लेकिन अध्यक्ष जो करवाता है अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है, तो आप लोग पढ़े होंगे क्या हो जाएगा, आपको लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखना। यहाँ से देखो कई बार घुमा घुमा के प्रश्न आपसे आयोग प्रश्न पूछ लेता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति आहूत करता है। देखो मैं बताया था कि संसद के संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति बुलाता है यानी आहूत करता है, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहेगा तो उसकी अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष करेगा, और अगर लोकसभा उपाध्यक्ष भी नहीं रहेगा तो उसकी अनुपस्थिति में राज्यसभा के उपसभापति करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में फ्रेम किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। कह रहा है निम्नलिखित में से किसे दरवेश सम्राट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा भटकना मत, शाही दरवेश नहीं पूछा हूँ मैं, दरवेश सम्राट पूछा गया है आपसे। कह रहा है निम्नलिखित में से किसे दरवेश सम्राट के नाम से जाना जाता है। तो मेरे भाई दरवेश सम्राट के नाम से जाना जाता है नासिरुद्दीन महमूद को, जो कि ये इल्तुतमिश का बेटा होता है। आप लोग सोच रहे होंगे औरंगजेब, तो औरंगजेब को बोला जाता है शाही दरवेश, दोनों अंतर है। ठीक है, चलिए इसका डिटेल देखते हैं। देखिए आप लोग पढ़े होंगे नासिरुद्दीन महमूद जो होता है इल्तुतमिश का बेटा होता है, पुत्र होता है। वह बहुत ही कुलीन और अध्ययनशील और धर्मपरायण शासक होता है, और अपनी इन्हीं साधारण आदतों के कारण उसको इतिहास में दरवेश सम्राट के नाम से जाना जाता है। आप लोग पढ़े होंगे नासिरुद्दीन महमूद जो होता है वो आपको कुरान की रायतों का, हम लोग कहने का मतलब उसके जो जिल्द होता है उसको आपको पन्ने को बेचकर अपना जीवन यापन करता है। ये भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो उसको क्या बोला जाता है, नासिरुद्दीन महमूद को दरवेश सम्राट के नाम से जाना जाता है। औरंगजेब से जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, औरंगजेब को पता है इसको जिंदा पीर कहा जाता है, बहुत ही क्रूर शासक होता है, और आलमगीर भी इसको कहा जाता है, और इसको शाही दरवेश भी नाम से जाना जाता है। तो ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर रिपीट करता है, तो इसको भी आप लोग जरूर याद रखें। ठीक है, जिंदा पीर, आलमगीर, शाही दरवेश। ठीक है, तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए ऑप्शन में और कुछ भी था क्या, देखिए थोड़ा सा ऑप्शन में मैं और डिटेल थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। देखो कुतुबुद्दीन ऐबक को भी उपाधि दिया गया था। आप लोग पढ़े होंगे इसको कौन कौन सा उपाधि दिया गया था, तो आप लोग को पता होगा। इसको पील बख्श कहा गया है इतिहास में, हातिम द्वितीय कहा गया है, कुरान खान कहा गया और पील बख्श भी कहा गया है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी, तो आप लोग को पता होगा अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का सबसे महानतम शासकों में से एक था। जब ये शासक बनता है यानी पूरा उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत को रौंद देता है। रौंदने के बाद ये भी अपने आप को उपाधि धारण करता है और बोलता है कि मैं सिकंदर द्वितीय हूँ, यानी अलेक्जेंडर द्वितीय या सिकंदर ए सानी का रूप धारण करता है। तो कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बाकी मैं पढ़ाऊँगा तो डिटेल आपको पूरा बताऊँगा जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिय गैस है। आपसे पूछा जाता है निम्नलिखित में कौन सा अक्रिय गैस है। तो अक्रिय गैस के बारे में आप लोग पढ़े होंगे क्या होता है अक्रिय गैस। तो 32 का जो आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नियॉन, जेनॉन और रेडॉन ये सारे जो होते हैं अक्रिय गैस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, देखिए हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन तथा रेडॉन आवर्त सारणी के शून्य वर्ग के तत्व है। ठीक है, कौन सा है आवर्त सारणी के, शून्य वर्ग के तत्वों में देखने को मिलता है। और शून्य वर्ग के तत्व रासायनिक दृष्टि से ये क्या होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, और इसी कारण इन तत्वों को क्या कहा जाता है, अक्रिय गैस कहा जाता है या उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। कई बार इसका खोज पूछ लिया जाता है कि अक्रिय गैस की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो लोकियर रैमजे रैले के द्वारा किया गया था। ये कई बार आपके एग्जाम में SSC में पूछा जा चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, हरित क्रांति से मैं सेट किया हूँ, पेपर से ये क्वेश्चन सेट किया गया है क्योंकि अभी एक्चुअल में हरित क्रांति के जो जनक थे आपको 2-4 दिन पहले इनका मृत्यु हो गया है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा। कह रहा है हरित क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपसे बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट में दिया था हरित क्रांति का जनक भारत में MS स्वामीनाथन को माना जाता है। दूसरा था आपको विश्व में हरित क्रांति का जनक रूसी वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। तो आपको बताना है, सही बताना है, केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग का जो आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आपको केवल एक सही है, दो गलत हो जाएगा क्योंकि ये आपको पता है विश्व में जो हरित क्रांति के जो जनक थे आपको नॉर्मन बोरलॉग थे, ये रूस के नहीं थे, ये आपको कहाँ के थे, USA के थे। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, आपको पता है 1967-68 में आपको ये हरित क्रांति का स्थापना हुआ था, कहाँ से, आपको भारत के पंजाब राज्य से। आइए इसका भी थोड़ा डिटेल देखते हैं। देखिए 2-3 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में यहाँ से पूछा जा सकता है। हरित क्रांति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, यानी हरित क्रांति शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया था, तो ये विलियम गॉड के द्वारा किया गया था। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ स्टूडेंट थोड़ा सा फंस जाएगा। भारत में हरित क्रांति का जनक आपको बताया हूँ मैं कि स्वामीनाथन को माना जाता है। इसकी शुरुआत 1967-68 में गेहूँ से करवाया गया था। नहीं, गेहूँ के उपजाऊ को बहुत बड़ा बढ़ावा दिया गया था और बहुत ज़्यादा अनाज उस समय उपजाया गया था। और ये कहाँ शुरुआत किया था, ये पंजाब से शुरुआत करवाया गया था। और आपको पता है विश्व में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है, अभी मैं बताया विश्व में हरित क्रांति का जनक अमेरिकी वैज्ञानिक होता है, कौन होता है, तो ये आपको डॉक्टर बोरलॉग को माना जाता है। ये भी कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है आपसे। कह रहा है संतलत काल में एकता प्रथा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि संतलत काल में एकता प्रथा की शुरुआत दूसरी बार, पहली बार आपसे नहीं पूछा जा रहा है, संतलत काल में एकता प्रथा की शुरुआत दूसरी बार किस शासक द्वारा किया गया था, यानी शुरुआत किस शासक के द्वारा किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने फर्स्ट बार नहीं इसलिए सेकंड बार आपसे पूछा हूँ। तो दिल्ली संतलत में यानी संतलत काल में एकता प्रथा की शुरुआत दूसरी बार निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा करवाया गया था। तो 34 का जो आंसर होगा मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, आपको FST हो जाएगा, यानी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, यहाँ से 2-3 फैक्ट है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। देखो आप लोग पढ़े होंगे कि एकता प्रथा की शुरुआत सर्वप्रथम किसके द्वारा किया जाता है, तो सर्वप्रथम मेरे भाई मोहम्मद गौरी के द्वारा किया जाता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग जरूर याद रखें। एकता पर मैं दिल्ली सल्तनत का भी बात नहीं कर रहा हूँ, एकता मध्यकाल का बात कर रहा हूँ। एकता प्रथा की शुरुआत का श्रेय सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी को दिया जाता है, परंतु दिल्ली सल्तनत में, देखो अब दिल्ली का बात कर रहा हूँ मैं, परंतु दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत इसकी शुरुआत किसके द्वारा करवाया जाता है, तो ये इल्तुतमिश को करवाया जाता है। और इल्तुतमिश के बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि दिल्ली सल्तनत का इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है, यानी रियल फाउंडर के रूप में जाना जाता है। तो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में किसने किया था, तो ये इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। और लेकिन इसकी समाप्ति जो होता है बाद में अलाउद्दीन खिलजी कर देता है। लेकिन आपको पता होगा जबकि एकता प्रथा को दोबारा शुरुआत करने का श्रेय किसको जाता है, जब तुगलक काल आता है तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया जाता है। ये 3-4 फैक्ट है जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है साउंड यानी ध्वनि को रिकॉर्ड और उत्पादित करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन देखिए बढ़िया है, ये भी क्वेश्चन आपको राजस्थान SI में पूछा हुआ था। साउंड ध्वनि को रिकॉर्ड और उत्पादित करने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, तो आप लोग पढ़े होंगे उसमें एक साउंड कार्ड लगा होता है जिसके कारण उसका यूज किया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो आपका मॉनिटर और प्लम्बर ये जो दोनों होते हैं मेरे भाई, ये आउटपुट देता है। और ये जियोस्टिक के बारे में आप लोग जानते होंगे, जियोस्टिक जो होता है ये इनपुट डिवाइस होता है। जब आप लोग टेक्निकल से होंगे तो आप लोग को पता होगा कि आप लोग अगर JEE वगैरह होंगे तो आप लोग को ये काम मिलता होगा करने के लिए। तो उसमें कंट्रोल करने का काम किया जाता है, यानी CCTV को कंट्रोल करने के लिए जियोस्टिक लगा दिया जाता है। तो ये इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। ठीक है, देखिए साउंड कार्ड का उपयोग आपको रिकॉर्डिंग और साउंड उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। मॉनिटर और प्लॉटर जो होता है आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है, लेकिन ये जियोस्टिक जो होता है मेरे भाई आपको इनपुट डिवाइस होता है। ये CCTV को कंट्रोल करने का काम किया जाता है, अन्य इससे इसका व्यू आप आसानी से देख सकते हो इसको घटा बढ़ा के। ठीक है, ये अक्सर यूज भी करते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी कितना बार आपसे पूछा गया है। कह रहा है पृथ्वी और सूर्य अधिकतम दूरी कब होते हैं, यानी पृथ्वी और सूर्य की जो अधिकतम दूरी कब आपको देखने को मिलता है। तो 36 का जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपको क्या हो जाएगा, 4 जुलाई हो जाएगा। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कह रहा है जब पृथ्वी सूर्य और अधिकतम दूरी पर होता है तो उसको
अप शोर भी बोला जाता है, यानी एपिहेलियन का कहलाता है। और जो ये स्थिति कब बनता है, तो ये 4 जुलाई को ऐसा स्थिति आपको देखने को मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है। जैसे दिल्ली सल्तनत में आपको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक आपको इल्तुतमिश को कहा जाता है, उसी टाइप से आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है। तो कुषाण शक्ति का जो वास्तविक संस्थापक था मेरे दोस्त, आपको ये बिम कडफिस को माना जाता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 4-5 है जो पूछेगा आपके एग्जाम में। पहले तो आपको पता है कुषाण वंश का जो संस्थापक होता है कौन होता है, तो ये बिम कार्डिफेस होता है। कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। और कुषाण वंश का सबसे संस्थापक जो होता है आपको कौन होता है, तो ये कुजुल कार्डिफेस होता है। ये आपका रियल फाउंडर हो गया, कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक हो गया आपको बिम कडफिस। लेकिन इसका कुषाण वंश का संस्थापक जो होता है आपको ये कुजुल कार्डिफेस होता है। और कुषाण वंश का सबसे प्रतापी एवं महानतम शासक कौन होता है, ये कनिष्क होता है। एग्जाम में ये एक्चुअल में पूछा गया है। जैसे अभी हाल ही के एग्जाम में दरोगा का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा था विजयनगर शासक का सबसे महानतम शासक कौन था, तो आप लोग पता है कृष्णदेवराय था। उसी टाइप से ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका अंतिम शासक कौन होता है, तो अंतिम शासक मेरे भाई आपको वासुदेव होता है। तो इसको भी आप लोग जरूर याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की सीमा म्यांमार को टच नहीं करती है। तो आप लोग पढ़े होंगे जो म्यांमार का जो बॉर्डर है आपको सिक्किम उससे टच नहीं करता है। 38 का आंसर क्या हो जाएगा, आपको डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए करा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। ये बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और ऑप्शन भी बिल्कुल आपको सेम देखने को मिलेगा। सिक्किम, भूटान, चीन और नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है। तो ये चारों फैक्ट को आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तक नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण की रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखता है। यानी आपको बताना है कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण की रिपोर्ट को संसद के समक्ष कौन रखता है। तो ये कॉमन क्वेश्चन है, आप लोग को पता होना चाहिए। तो ऐसा कोई कौन रखते हैं, तो राष्ट्रपति रखते हैं। ठीक है, देखिए नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण की रिपोर्ट को राष्ट्रपति संसद के पटल पर रखता है। और संसद लोकसभा जो अध्यक्ष होता है लोक लेखा समिति के माध्यम से उस रिपोर्ट की जाँच करता है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। चलिए अगला देखिए, बायो से मैं क्वेश्चन रखा हूँ, हार्मोन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किसे फूल खिलाने वाला हार्मोन कहा जाता है। यानी किस हार्मोन को फूल खिलाने वाला हार्मोन कहा जाता है। तो आप लोग इसको पढ़े होंगे भली बात। तो फ्लोरोजेंस जो होता है आपको फूल खिलाने में ये एक्चुअल में मदद करता है। ठीक है, देखिए फ्लोरोजेंस हार्मोन जो होता है ये पादप हार्मोन है जो कि पौधों को खिलने में ये मदद करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र को जीव भार का पिरामिड उल्टा होता है। अक्सर ये पर्यावरण से क्वेश्चन आपके एग्जाम में एसएससी सीजीएल में पूछा जा रहा है। ठीक है, कि पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है, यानी पिरामिड उल्टा होता है तो किसका होता है। तो आप लोग पढ़े होंगे ये तालाब का होता है। आइए इसका डिटेल देखते हैं। देखिए तालाब जो होता है पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड उल्टा होता है, इसको आप लोग को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से वह कौन सा अमेरिकी पत्रकार था जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ थे। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल का मेंस का एक्चुअल में ये क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से वह कौन सा अमेरिकी पत्रकार था जो भारत छोड़ो आंदोलन के महात्मा गांधी के साथ थे। तो आप लोग इसका आंसर आप लोग को पता होगा कौन साथ में थे। तो ये आपको लुई फिशर साथ में थे। ठीक है, देखिए अमेरिकी पत्रकार लुईस फिशर भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ थे। ये आप लोगों को पता होगा। महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के विस्तार पूर्वक इस पुस्तक में आपको प्रकाशित किया गया है। यानी आपको लुईस फिशर के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन को जो है आपको विस्तार पूर्वक इसमें प्रकाशित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष कौन थे। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया था। तो मेरे भाई आपको पीसी महालनोबिस को बनाया गया था। आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए वर्ष 1949 में स्वतंत्रता पश्चात भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में ये एक्चुअल में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी जा रहा है और आगे भी पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा रेड डाटा बुक प्रकाशन किया जाता है।
ठीक है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा रेड डाटा बुक प्रकाशित किया जाता है? तो 44 में से किसके द्वारा रेड डाटा बुक प्रकाशित किया जाता है? तो 44 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, आपको IUCN के द्वारा ये डाटा जारी किया जाता है, ठीक है। देखिए, संकटग्रस्त जीव जंतुओं, ये दरोगा में पूछा गया था यहाँ से क्वेश्चन, संकटग्रस्त जीव जंतुओं की एक सूची जारी की जाती है जिसे रेड डाटा बुक कहा जाता है। यह सूची किसके द्वारा किया जाता है? तो आपको IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वर्जन ऑफ द नेचर के द्वारा जारी किया जाता है। इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना 1948 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किस शासक के द्वारा किया गया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NCERT में से लिया गया ये क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। 45 का जो आंसर हो जाएगा आपको FST हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसको इतिहास में पागल बादशाह के नाम से जाना जाता है। फिरोज शाह तुगलक जो होता है, तुगलक ने तुगलक काल में आपको स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास हुआ था। ऐसे गलत मत बोल देना कि स्थापत्य कला, यहाँ पे उस स्थापत्य कला का बात नहीं हो रहा है, ठीक है, विकसित किया गया था। लेकिन स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसको कहा जाता है? ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो स्थापत्य कला का स्वर्ण काल जो होता है मेरे पास, आपको शाहजहाँ के समय में बोला जाता है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे कन्फ्यूजन आपको नहीं होना है कि ऐसा मत गलती कर देना कि स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के समय में हुआ तो इसको स्वर्ण काल का कहा जाए, नहीं। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल आपको किसको बोला जाता है? तो शाहजहाँ के काल को बोला जाता है। और चित्रकारी का स्वर्ण काल आपको किसको बोला जाता है? तो आप लोग पढ़े होंगे, जहांगीर को बोला जाता है। तो चलिए, फिरोज शाह तुगलक के काल में स्थापत्य कला का भी विकास सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। और फिरोज शाह तुगलक एक महान भवन निर्माता हुआ पहला शासक था जिसने लोक निर्माण विभाग की स्थापना किया था। इसके द्वारा 4-5 शहर भी बसाया गया था जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पहला शहर फतेहाबाद, दूसरा हिसार, तीसरा फिरोजाबाद, चौथा जौनपुर और आपको फिरोजाबाद इत्यादि शहर को बसाया गया था। ये जौनपुर बहुत आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इसको पूर्व का सिराज भी कहा जाता है। ये कितना बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, देश की सबसे साफ नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? ये देखो मेरे भाई, कल के पेपर में दिया गया था, हिंदुस्तान के पेपर में, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देश के सबसे साफ नदी निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देश का सबसे साफ नदी जो मेरे भाई आपको ये उमन गोत नदी है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये उमन गोत कहाँ देखने को मिलता है? तो आप लोग पढ़े होंगे कि ये मेघालय की नदी है। उमन गोत नदी है जो देश का सबसे साफ नदी का रुतबा हासिल किया है। और ये पानी इतना साफ है इसका कि नाव जो होता है कांच पर तैरते हुए नजर आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अभी पता है एशियाई खेल चल रहा है, तो यहाँ से मैं क्वेश्चन को जोड़कर उसको जीके के रूप में पूछा हूँ। पेपर से ही एक्चुअल में ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। कह रहा है एशियाई खेल 2023 में पहली बार, यहाँ इंपॉर्टेंट है ये है कि पहला बार आपसे पूछा जा रहा है, पहली बार महिला गोल्फ में रजत पदक प्राप्त करने वाली भारत की प्रथम महिला खिलाड़ी कौन सी है? तो आपको बताना है कि गोल्फ में पहली बार, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि गोल्फ में पहली बार एशियन गेम में कोई भारतीय महिला खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो कौन सा व्यक्ति है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त 47 का क्या हो जाएगा? आपको बी हो जाएगा, अदिति अशोक हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये देखिए, अदिति अशोक ने रचा इतिहास, एशियन गेम में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर बनी थी। गोल्फर को आप लोग जरूर याद रखें, ठीक है, कि पहली भारतीय महिला गोल्फर कौन बनी है? आपको अदिति अशोक बनी है, पहला है और ये गोल्फर में है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम में। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी कर सकता है? रीट के बारे में आपसे एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। भारत में आपको पता है 5 प्रकार के रीट होता है, तो उसी से ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। आपसे पूछा जा रहा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी कर सकता है? तो आप लोग पढ़े होंगे कि आपको व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय जो रीट जारी करेगा मेरे भाई, आपको क्या करेगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी करता है। अब देखो, बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण जो होता है शाब्दिक अर्थ होता है यानी व्यक्ति को प्रस्तुत कर दिया जाए, यानी या ऐसे व्यक्ति या प्रतिधिकारियों को विरुद्ध जारी की जाती है जिसमें व्यक्ति के अवैध रूप से निरुद्ध किया जाता है, ठीक है। तो उसी पे ये आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण लागू होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन दिवस से भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मैं वही दिवस रखता हूं जो आपके बार बार एग्जाम में आएगा, जहां पे आप स्टूडेंट गलती कर सकते हो, ठीक है। निम्नलिखित में से प्रमुख दिवस के संबंध में कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है? तो आपसे देखिए, विश्व जल दिवस 22 मार्च
विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई और विश्व ओजोन दिवस 17 सितंबर। यहाँ पे थोड़ा सा स्टूडेंट कन्फ्यूजन हो जाता है एग्जाम हॉल में, ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे दोनों को इंक्लूड किया हूँ। तो आपसे पूछा जा रहा है कि प्रमुख दिवस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है, तो आप लोग पढ़े होंगे कि ओजोन दिवस जो होता है मेरे भाई, आपको ये 16 सितंबर नहीं होके ये 17 सितंबर ना होके ये 16 सितंबर को होता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपको 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये भी आप लोग को याद रखें, बाकी जो मैं बताया उसको भी आप लोग को याद रखना है। साथ ही साथ दो और पूछा जाता है आपके एग्जाम में, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, लेकिन आयोग क्वेश्चन घुमा देता है। विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपको 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसको भी आप लोग जरूर याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में विविध रखा हूँ। विविध से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में दरोगा में पूछा जाता है, सीजीएल में पूछा जाता है, एसएससी का फैशन है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए भारत का मिसाइल वुमेन किसे कहा जाता है, मैं आपसे पूछने ही रहा हूँ कि मिसाइल भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है। अब्दुल कलाम आज़ाद, ये सबको पता होगा। मैं क्वेश्चन इसलिए फ्रेम किया हूँ कि अभी चंद्रयान था, चर्चा में था, इसलिए क्वेश्चन मैं फ्रेम किया हूँ पेपर से। भारत का मिसाइल वुमेन टेसी थॉमस को बोला जाता है। और भारत के जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल को बोला जाता है। भारत का जल पुरुष, ये में भी दरोगा में पूछा गया था, भारत का जल पुरुष राजेंद्र सिन्हा कहा जाता है। और भारत का वर्डमैन रवि सिन्हा को कहा जाता है। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि भारत का जो बर्डमैन बोला जाता है, तो बर्डमैन किसको बोला जाता है, तो आप लोग पढ़े होंगे सलीम अली को बोला जाता है, ठीक है। रवि सिन्हा भी चर्चा में था, इसीलिए मैं क्वेश्चन फ्रेम किया हूँ। भारत का जो बर्डमैन कहा जाता है सलीम अली को बोला जाता है, तो इसको भी आप लोग याद रखना। और मेरे भाई आपको रवि सिन्हा को ऑपरेशन मैन ऑफ के नाम से जाना जाता है, नहीं ऑपरेशन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो इसको आप लोगों को याद रखना। हाल ही में रवि सिन्हा को रॉ का प्रमुख अध्यक्ष बनाया गया है, तो इसको भी आप लोग को पता होना चाहिए। तो मेरे भाई इस 50 क्वेश्चन को मैंने करवा दिया हूँ, 30-35 मिनट का जो भी समय लगा होगा, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। और आपको इस 50 क्वेश्चन में अगर आपका स्कोर 35 प्लस होता है, तो ये आपके लिए सबसे सेफ स्कोर माना जाएगा। आप कोशिश कीजिएगा, जो मैं प्रश्न सेट करूँगा उसमें आप 40 के आसपास आ जाने के लिए ट्राई कीजिएगा, ठीक है। सारे प्रश्न जो आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, जो आगामी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा रहा है, सारी चीज़ों को मैं ध्यान में रखकर प्रश्न सेट किया हूँ, तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और अगर आपको ये वीडियो ठीक लगता है तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसको रिवीजन कीजिए। बाय।